अस्सलाम वालेकुम, म्यूजिक मेनिया में खुशामदीद। मेरा नाम है मोहम्मद सोहेल फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ताबिश मकसूद। जी हाँ, हम आपके सामने एक नया शो पेश करने जा रहे हैं जिसका नाम है म्यूजिक मेनिया। और जैसा कि शो के नाम से ही पता चल रहा है कि म्यूजिक के बारे में बात होगी, तो हाँ बिल्कुल म्यूजिक के बारे में बात होगी। हम बहुत से अच्छे अच्छे सिंगर्स को भी बुलाएंगे और जो कि हमारे गेस्ट होंगे, और ताबिश आप भी इन्वाइट करते हैं, मैं भी, और ट्राई करेंगे कि आप लोगों को जितना ज़्यादा इंटरटेन कर सकें इस शो में, उतना ज़्यादा इंटरटेन करें और हम जितना टैलेंट प्रमोट कर सकते हैं हम वो करेंगे। हमारा शो बेसिकली टैलेंट को प्रमोट करने के लिए और म्यूज़िक से रिलेटेड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। अगर हमारे पास टैलेंट है तो हम उसे प्रमोट भी करना चाहिए। तो हमारा शो बेसिकली इसी के लिए है। तो चलें आएँ, अपने साथ हम लोग अपने गेस्ट को मिलाते हैं आपके साथ। बिल्कुल, जिन गेस्ट को आज हमने बुलाया है और उनसे भी पूछेंगे। सबसे पहले आपको गेस्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि आज हमारे साथ मौजूद हैं हफीज़ निज़ामी साहब, जो कि निज़ामी बैंड को ऑन भी करते हैं। ठीक है, इनका अपना बैंड है और इनका एक बचपन से एक म्यूज़िक का सिलसिला चलता हुआ आ रहा है और गा रहे हैं, और काफ़ी और यूनिवर्सिटी लेवल पे और ये आर्ट गैलरीज में और डिफरेंट सिटीज़ में भी परफॉर्म कर चुके हैं, कुछ एक दो टीवी चैनल्स में भी परफॉर्म कर चुके हैं। तो निज़ामी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुने कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। निज़ामी साहब, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स उनको बताएं कि आप किस तरह से म्यूज़िक की, मतलब एक होता है ना कि एक लाइन में आए, किस तरह से, क्योंकि बचपन से आप कर रहे हैं, तो क्या मतलब क्या किस तरह से आए? कोई शौक था या फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का था? जी बिल्कुल, फैमिली बैकग्राउंड हो तो तभी आपको बचपन से ही शौक पड़ता है इस चीज़ का। तो बिल्कुल ठीक है, ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है म्यूज़िक का। मेरे फादर सितार प्ले करते हैं और मेरे भाई हैं, माशाल्लाह हम 6 भाई हैं, तो हम सारे ही म्यूज़िक करते हैं। हमारा बैंड दी निज़ामीज़ जो आपने अभी इंट्रोड्यूस करवाया हमारी ऑडियंस को, मतलब वो फैमिली बैंड है आपका? जी जी बिल्कुल। अच्छा, हम सारे माशाल्लाह भाई हैं। मैं समझ रहा था कि फ्रेंड्स का बैंड बना हुआ है कोई, तो नहीं, फैमिली बैंड है। माशाल्लाह हम 6 भाई हैं, तो हम सब का है ये बैंड, जिसमें हम सितार प्ले करते हैं। हम ईस्टर्न कल्चरल म्यूजिक को जो है ना ज़्यादा, तो मतलब सूफी म्यूजिक सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कवर कर लेते होंगे। एक भाई आपका गिटार प्ले कर लेता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मतलब माशाल्लाह से बहुत अच्छा बैंड आपका है। जी, 6 भाई हैं तो माशाल्लाह फिर 6 इंस्ट्रूमेंट्स जो सारे, जिसमें सितार, मतलब पूरा एक बैंड, प्रॉपर बैंड जिसे हम कहते हैं। आपके वालिद साहब ने पूरा एक बैंड बना के दिया कि मुझे बाहर से बंदा हायर करने की जरूरत नहीं है, पूरी फैमिली में एक बैंड बन जाएगा। बस ये अल्लाह पाक का करम होता है इंसान पे। क्या इतने टैलेंटेड भाई साथ मिल जाएं, पेरेंट्स इतने टैलेंटेड हो जो आपको रोके ना इस चीज़ से, तो ये बड़ी एक अल्लाह की एक करम नवाजी होती है इंसान के ऊपर। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया इस चीज़ में शुरू से ही? ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है, मेरे फादर म्यूजिक कर रहे हैं तो नहीं होता है ना, अक्सर होता है कि मतलब मतलब वो कहते हैं कि नहीं बच्चे मतलब और फील्ड में जाएं या कुछ, मतलब क्योंकि 6 के 6 हों तो फिर तो मतलब कुछ किसी का तो होता होगा। फील्ड का उन्होंने हमें स्टार्ट में कहा था, म्यूजिक को आपने करना है। म्यूजिक हमारी जाहिर सी बात है, एक फैमिली बैकग्राउंड है तो उसको हम साइड पे नहीं कर सकते, लेकिन एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने हमारी रखी है। सही। तो माशाल्लाह हम सब भी एजुकेशन कर रहे हैं, मास्टर्स भी कर चुके हैं, एक भाई एक मेडिकल कर चुके हैं, डॉक्टर MBBS कर लिया उन्होंने, मैं इधर से कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह सबका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड भी हमारा बन रहा है और म्यूजिकल बैकग्राउंड, दोनों को मर्ज करके हम चल रहे हैं। मतलब सारे साथ साथ पढ़ भी रहे हैं और साथ साथ म्यूजिक को भी एक साइड पे लेके चल रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे बताएं कि जिस तरह आप म्यूजिक आप स्टार्ट करते हो, तो हमारा कल्चर और हमारा एक तो ऐसा है ना कि यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि यार आप म्यूज़िक कर रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो। तो आपने इसको कैसे फेस किया है, आप कैसे फेस कर रहे हो? देखिए, ये होती है फैमिली की तरफ से मॉरली सपोर्ट। अगर आपको फैमिली करती है तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहता। तो फैमिली ने मुझे जब सपोर्ट किया तो मुझे दुनिया का नहीं फ़र्क पड़ा कि लोग क्या बोलते हैं, क्या करें। फादर ने मेरे कहा म्यूज़िक करना है तो करना है, और वो खुद में भी मुझ में एक चीज़ आई है, उनको कहने का इतना पड़ा नहीं क्या आप म्यूज़िक करो यार, एजुकेशन भी करो। भी उन्होंने बस एक हमें रास्ता बता दिया कि एजुकेशन भी ज़रूरी है, म्यूज़िक भी ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें जब साथ लेके चलें तो कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह इतना आ जाता है कि हमें दुनिया अगर कुछ बोले भी तो जाहिर सी बात है फर्क नहीं पड़ता। बोलते हैं लोग, क्रिटिसिज्म चलता है हर जगह, कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं। अब अप्रिशिएट करने वाले भी बहुत हैं यहाँ पर, तो नो डाउट हमारी कंट्री में म्यूजिक सुनने वाले भी काफ़ी लोग हैं, इसीलिए तो हमने ये शो करवाया म्यूजिक, हम प्रमोट कर रहे हैं इसको। बिल्कुल। वैसे भी बेसिकली इसका ये भी होता है कि देखें बहुत से इस तरह के मतलब लड़के आप कह लें इस एज में कि जो काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। हम ये अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान में टैलेंट, अक्सर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, इंडिया में बहुत टैलेंट, लेकिन देखा जाए तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म बहुत है परफॉर्म करने का, यहाँ पे बहुत कम है अगर कंपैरिजन में है। सही ठीक है ना। तो ये मेरे मुताबिक जो मैं तभी सोचता हूँ कि इसका एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए, बच्चों को आना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, और ताकि परफॉर्म कर सकें। मैंने बहुत से देखे हैं, देहातों में भी लोग गाने गाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब वो और इंस्ट्रूमेंट से गाते हैं, जिससे आपको पता है वो एक म्यूज़िक चलता होता था, वो घड़े पे बजाते होते थे। और मैंने एक ये हमारे सारा कल्चरल म्यूजिक में आ जाता है। बिल्कुल, कल्चरल म्यूजिक में मैंने एक ये फैसलाबाद का विलेज था, उसमें सुना था वो एक मतलब कितना बच्चा होगा, छोटा सा बच्चा बजा रहा था और वो इतना मतलब अच्छा गा रहा था उस पर
कि मतलब देखा जाए तो वो भी एक टैलेंट है कि आप किस तरह से एक वो घड़े को यूज़ करके मैं आपको यही बताता हूँ। पिछली कुछ अर्सा पहले मैंने यहाँ पर एक शो किया था, मॉर्निंग शो किया था, उसमें भी हमारी ये डिस्कशन चली थी कि अल्लाह पाक ने हमारी कंट्री पे इतना करम किया कि हमारे कल्चर बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, हर तरह का कल्चर आपको मिलता है। हमारा बलूचिस्तान है, हमारा सिंध, पंजाब, हर जगह केपी के हर जगह आपको एक डिफरेंट रंग मिलता है म्यूजिक का। बिल्कुल, तो अल्लाह पाक का बड़ा करम है हमारी कंट्री पे, लेकिन बस वो पॉलिशिंग नहीं हो रही है बिल्कुल, पॉलिशिंग उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें आप किसी को पॉलिश कर सको या हम उस तरह लेके जा सकें। और ये एग्जैक्टली म्यूजिक मेरे मुताबिक म्यूजिक एक पीस का आपको एक मतलब बताता है कि यार कितने हम मतलब पुरसुकून लोग हैं। ठीक है, हमारी कंट्री हम बेसिकली क्या मीडिया के थ्रू मैसेज देते हैं कि आज ये हो गया, आज ये फसाद हो गया, ये हो गया, सब कुछ। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें अब इसकी तरफ आना चाहिए, इस चीज को प्रमोट करिए, अमन का पैगाम है, इसको बेसिकली मोहब्बत की चीज। बिल्कुल, एक पॉजिटिव वे में लेके जाना चाहिए। हमें दुनिया को अपने मुल्क की और भी चीजें दिखानी चाहिए, अपना कल्चर दिखाना चाहिए, ये सब कुछ प्रमोट करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी कुछ प्लेटफॉर्म जैसे नहीं। अब आप लोग ये स्टार्ट किया, अपने शो जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसको मैं अच्छा समझता हूँ। यूनिवर्सिटी की हद तक चाहे आप लोग रख रहे हैं इसको, लेकिन ये कि चलो इस बाउंड्री के अंदर भी जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको मौका मिलेगा, बहुत ज़्यादा है, बहुत दुनिया को देखने का मौका मिलेगा। मैं वॉइस ऑफ बैरिया आपको पता है कितने स्टूडेंट्स आते हैं और कितने ज़्यादा खाली सिर्फ जो ऑडिशंस के लिए आते हैं, मतलब बड़ी, तो उसको ये है कि कर रहे हैं, अभी देखें क्या होता है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करेंगे कि शो अच्छे से अच्छा हो। अच्छा, थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दें कि आपका मतलब बैकग्राउंड से सारे भाई पढ़ भी रहे हैं, म्यूज़िक भी कर रहे हैं, तो कोई भाई ज़्यादा अच्छा होगा? मतलब बेसिकली मैं जो पूछना चाह रहा हूँ ये कि मतलब कोई उस्ताद होगा, क्योंकि म्यूजिक वालों का एक उस्ताद लाजमी होता है। बेसिकली होता ही यही है कि हमेशा म्यूजिक उस्ताद की तरफ से आपको आता है। बिल्कुल, तो आपका कोई ना कोई तो उस्ताद होगा। उस्ताद तो मेरे फादर ही हैं, जाहिर सी बात है, नो डाउट इसमें। मेरे चचा हैं उस्ताद गुलाम फरीद निज़ामी और मेरे फादर उस्ताद अख्तर निज़ामी साहब। तो हमारी जब से आँख खुली, हमने जब से होश संभाला, हमने इन दोनों को ही परफॉर्म करते देखा, इन्हीं के सामने सीखा है जो भी करते देख। तो जाहिर सी बात है उस्ताद हमारे यही हैं, हम सब भाइयों के, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बाकी ये क्या भाइयों में अगर कहें तो बड़े भाई मेरे जाहिर सी बात है मुझसे बड़े हैं, तो वही अच्छा प्ले करेंगे, वही अच्छा परफॉर्म करेंगे। एज वाइज बड़े उस्ताद हैं या वाकई में परफॉर्म भी अच्छा करते हैं? सच में भी बड़े उस्ताद हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस होता है म्यूजिक, ये आप एज के हिसाब से ही सीख सकते हैं। लेकिन किसी पे अल्लाह की करम नवाजी होती है कि वो जल्दी सीख जाते हैं, उनका लर्निंग जो पॉइंट होता है ना एज का, उसमें वो इतने शार्प होते हैं कि वो जल्दी पिक कर जाते हैं। तो ये तो बात है कि जल्दी सीखते हैं, लेकिन मुझसे जो बड़े भाई हैं वो जाहिर सी बात है मैं उनको खुद दिल से अपने उस्ताद ही तस्लीम करता हूँ, और वो हैं मुझसे अच्छे, काफ़ी अच्छा प्ले करते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने डिफरेंट सिटीज़ में परफॉर्म किया है, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, तो कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ऐसा लगा कि यार यहाँ मुझे परफॉर्म करके बहुत मज़ा आया, यहाँ की ऑडियंस बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो कहाँ पे ज़्यादा आपको अच्छा लगा? जुनूनी लोग किधर हैं? जुनूनी लोग कहाँ पे? ऐसा कोई कंपैरिजन तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ पर भी हमने परफॉर्म किया ऑडियंस का बहुत अच्छा जो है ना रिस्पांस रहा है, तो कहीं भी मैं नहीं कह सकता कि इधर ज़्यादा था इधर कम था। हमारे मुल्क में जब चाहने वाले जब होते हैं ना, तो वो चाहने वाले ऐसे थे कि वो सच में ही चाहने वाले थे, वहाँ पर हम उनका कंपटीशंस नहीं रख सकते कि कौन कितना आपको चाहता है। सब जितनी जगह परफॉर्म किया, कोई तो ऐसी है कोई कॉन्सर्ट किया होगा या कोई परफॉर्मेंस जोश लोगों का ज्यादा होगा और आपने कहा यार इधर मैंने बहुत एंजॉय किया। असल में हम जो म्यूजिक करते हैं हमारा है सूफी म्यूजिक से रिलेटेड कल्चर, तो सूफी म्यूजिक जो होता है उसमें तो वैसे हमने जब पीस की बात करी, सूफी म्यूजिक है ही पीस की बात, तो वहाँ पर जोश तो जो है ना ऑडियंस में नहीं होता, वो सारे पीसफुल ही होते हैं। अच्छा, तो जोश वाला तो कोई भी नहीं होता ऐसा, तो ये क्या पीसफुल होते हैं, लेकिन काफ़ी लाइक करते हैं लोगों का, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, दिल से इज्जत मिलती है, दिल से रिस्पेक्ट मिलती है। अच्छा, तो कभी कोई खुद से भी गाना लिखा है या कोशिश की है कि लिखूं? कोशिश तो की होगी, अगर नहीं भी लिखा तो। देखिए असल में जो ना मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक का है। अच्छा, ठीक, तो मेरे फादर सितार प्ले करते हैं और बड़े भाई मुझसे हैं, जो मैं माशाल्लाह मुझसे 4 बड़े भाई हैं, तो उनमें से 2 सितार प्ले करते हैं, 1 रबाब प्ले करते हैं और 1 भाई है तबला प्ले करते हैं। और मैं एक सबसे डिफरेंट फैमिली में हूँ जिसने गिटार को चूज़ किया। अच्छा, तो फादर को मेरे अजीब तो नहीं लगा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा आप किसी भी चीज़ को लेकर पैशनेट होने चाहिए हो, ज़रूरी नहीं कि क्लासिकल म्यूज़िक को ही करना हमारी फैमिली में, आप किसी भी चीज़ को अगर चूज़ करते हो तो उसको फिर दिल से करो, क्योंकि म्यूज़िक दिल से करने वाला काम है, इसको ऊपर से नहीं किया जा सकता है कि बस सीखा और बस हो गया। तो इसलिए मैंने तो गिटार को चूज़ किया। तो जाहिर सी बात है वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट और ईस्टर्न, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हमारा कुछ उसमें सीन बन गया कि वेस्टर्न ईस्टर्न का फ्यूजन हमने जब स्टार्ट किया तो लोगों ने उस चीज़ को लाइक करना शुरू कर दिया कि यार एक नई चीज़ सामने हमारे प्रेजेंट हो रही है कि कल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं,
बिल्कुल। जो हमारे इतने सकाफती इंस्ट्रूमेंट्स जो मतलब हमारे म्यूजिक पुराने में एक किस्म की चेंज वो आ रहे हैं, और साथ एक वेस्टर्न टच आ गया बीच में। बिल्कुल, एक चेंज आ गई ना, चेंज आ गया। ये सारी आपकी अपनी कंपोजिशन है जी, ये तो हमारा अपना ही ये सारा जो है ना इन्वेंट किए चीज़ें। लेकिन इसमें जो है आप मुझसे मेरी कंपोजिशन की बात करें तो बिल्कुल मैंने अपने कुछ सॉन्ग्स राइट किए हैं, लेकिन वो अभी रिलीज़ नहीं होते, इस वजह से जो ना मैंने सुना नहीं सकते आप, सुना नहीं सकता और मैं किसी को बता नहीं सकता। ठीक है। वैसे जो आप गाते हैं गाने वो भी आपसे सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, आपसे और भी सवालात करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इससे पहले ताबिश एक ब्रेक लेनी चाहिए। जी हाँ, ठीक है। और ब्रेक के बाद हम आएंगे और ब्रेक के बाद आके कोई अच्छे अच्छे से गाने सुनेंगे, कुछ ताबिश की फरमाइश के और कुछ मेरे भी और कुछ उनकी अपनी पसंद के भी। तो चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं, राइट बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो निज़ामी साहब हमारे साथ हैं। तो ताबिश मेरे ख्याल से अब फरमाइश कर दी जाए। बिल्कुल, निज़ामी साहब पहला गाना कौन सा सुना रहे हैं आप हमें? यार जैसे पॉप या सूफी? आई प्रेफर सूफी म्यूज़िक, तो मैं चाहूँगा कि सूफी म्यूज़िक आप लोगों को सुनाऊँ। और जैसा कि आप लोगों के शो का फर्स्ट डे जी जी, तो मैं ये चाहूँगा कि एक सूफी म्यूज़िक से हम इस शो का भी चार चांद लगाना चाहते हैं, चार चांद लगाना चाहते हैं आपके शो को, और इंशाल्लाह ये फर्दर अच्छा चलेगा इंशाल्लाह। तो हम सूफी म्यूज़िक से किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी सब्र जाएंगे, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां, हामिए बेकसा ओ क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं हम के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं हम के मारे हैं हम। आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। ओ निगाहे करम, ओ निगाहे करम, वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे,
से कहूँ ए रब के कुंवर तुम जानते हो मन की बत्तियाँ तारे फुरकत जो आए उनमें लब काटे ना कटती ये रतियाँ तोरे दीद में सुध बुध कब बिसरी कब तक रहेगी ये बेसब्री काहे बिदहा बुस्तीदा नजर कभी सुन भी तो लो हमारी बत्तियाँ आपके दर से कोई न खाली गया आपके दर से कोई न खाली गया अपने दामन को भर के सवाली गया ओ अपने दामन को भर के सवाली गया आप ही घर न लेंगे हमारी खबर आप ही घर न लेंगे हमारी खबर हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम मैं कशो आओ मदीने चले मैं कशो आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले तजल्लियों की जब है फिजा मदीने में निगाह शौक की है इंतहा मदीने में गमे हयात न खौफे कज़ा मदीने में नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले मैं कशो आओ मदीने चले दस्त साकी कौसर से पीने चले हो दस्त साकी कौसर से पीने चले याद रखो अगर याद रखो अगर याद रखो अगर उठ गई एक नजर हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम ताजदारे हरम वेल डन बहुत अच्छा लगा। हम लोग उधर चले गए थे, मतलब हम लोग एक शहर में तारी हो गए थे हम लोग। क्यों सोहेल? बिल्कुल गुम हो गए थे। नो डाउट ये सूफीज़म जो है ना, ये इसीलिए ये आपको रूहानी तौर पे जो ना लिंक करता है आपको। ये आप फील करते हो अपने अंदर एक सुकून, एक पीस फील करते हो। तो सूफी म्यूज़िक जो है ना बहुत पीसफुल म्यूज़िक है। इसमें एक पावर है जो इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो सूफी म्यूज़िक में और आजकल का जो म्यूज़िक है, वेस्टर्न कह लें या कुछ, तो फ़र्क होता है कि सूफी मुश्किल होता है थोड़ा परफॉर्म करना, या दोनों अपनी जगहों पर? देखें, ये म्यूज़िक जो है गॉड गिफ्टेड होता है। ये अल्लाह की एक अता होती है इंसान को। कुछ होते हैं क्या फैमिलीज़ में भी जो म्यूज़िक करने वाले होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड जिनके होते हैं, वो म्यूज़िक नहीं कर पाते हैं। और कुछ होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता, लेकिन अल्लाह की तरफ से उनको ऐसी एक अता होती है कि वो इतने सुर में होते हैं, सुरीले होते हैं, अच्छा गाने वाले होते हैं। तो म्यूज़िक एक अता होती है अल्लाह की तरफ से। तो इसमें जाहिर सी बात है जो नहीं इतना कर पाता उसके लिए डिफ़िकल्ट ये चीज़ है। और जो अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड चीज़ मिल गई है तो ऑब्वियसली उसमें इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन फिर भी एक क्लासिकल म्यूज़िक हर म्यूज़िक की बेस होती है, जिसे हम बुनियाद कहते हैं। आप एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो उसकी आप कहते हैं बुनियाद हमने मजबूत रखनी है, ताकि इसमें अगर कोई मसला भी हो तो एक बिल्डिंग इतनी जल्दी गिरे ना। तो इसी तरह म्यूज़िक की भी एक बुनियाद है क्लासिकल म्यूज़िक। तो क्लासिकल म्यूज़िक में जो बेहतर होगा तो ऑब्वियसली वो हर म्यूज़िक में, चाहे वो पॉप, सूफ़ी, वेस्टर्न, हर म्यूज़िक में, हर म्यूज़िक की बुनियाद क्लासिकल म्यूज़िक है। तो जो क्लासिकल म्यूज़िक करने वाला अच्छा होगा तो वो हर म्यूज़िक को अच्छे तरीके से समझ सकता है, कर सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पहले मैं आपसे ज़रा करूं, क्योंकि आपने बोल दिया कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड है और हम सारे भाई हैं, निज़ामीज़ और इस तरह से बैंड। अब हो सकता है आपको तो एक क्या कहते हैं, फैमिली की तरफ से गिफ्ट ही मिल गया म्यूज़िक एक। तो इसको आप हार्ड वर्क समझते हैं या लक समझते हैं अपनी? इसको मैं लक समझता हूँ, डेफिनेटली इसको मैं लक समझता हूँ अपनी, कि अल्लाह पाक ने मुझे एक ऐसी फैमिली में पैदा किया जहाँ पर इतना मुझे एक टैलेंटेड लोग मिले, टैलेंट मिला हर तरफ मुझे। अपने इर्द गिर्द जिधर भी मैंने देखा मुझे टैलेंट ही मिला है।
तो मैं अपना ये लक समझता हूँ कि मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जहाँ पर म्यूज़िक मुझे मिला। अच्छा, आप यहाँ पे बैरी यूनिवर्सिटी में CS कर रहे हैं। CS थोड़ा सा आई थिंक टफ ही है, ठीक है? मेरे ख्याल से आप दोनों ही कर रहे हैं। जी जी इसीलिए मैं टफ कह रहे हैं आप। मैं इसको फील कर सकता हूँ। ये तो टफ आप एज अ म्यूजिशियन उसको अब कैसे कर सकते हैं? लाइक आपको तो टाइम ही नहीं मिलता। लाइक मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने स्टडीज़ से इतना टाइम निकालूं कि ज़्यादा मैं म्यूज़िक कर सकूं। तो आपका तो फैमिली बैकग्राउंड ही म्यूज़िक है, तो आप कैसे टाइम निकालते हो उसके लिए? देखें, स्टार्ट में जब मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया था उस टाइम में था तकरीबन 7 साल का, 8 साल का, हार्डली 7-8 साल का होगा जब मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया था। और मैंने गिटार स्टार्ट किया था सीखना जब मैं अपना प्राइमरी क्लासेस में था, 5th-6th क्लास होगी उसमें जब मैं था, जब से मैंने गिटार सीखना स्टार्ट किया। तो ये टाइम पीरियड इतना था कि मुझे लर्निंग स्टेज जो मेरी थी ना वो मैंने क्रॉस की थी अपनी। वो अलग बात है कि म्यूज़िक में कोई जो है ना लर्निंग स्टेज आपकी ख़त्म कभी नहीं होती। ये एक ऐसा समंदर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। म्यूज़िक एक ऐसा समंदर है, इसको हम एक अलग डिग्री कह सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें लर्निंग स्टेज तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन ये क्या एक इनिशियल स्टेज जो थी बेस बनाने के लिए जो थी वो मैंने स्टेज अपनी क्रॉस की उस एज में। तकरीबन मुझे हो गया गिटार प्ले करते हुए 9-10 साल तकरीबन मुझे हो गया। काफ़ी लंबा अरसा है। तो यूनिवर्सिटी जब मैं आया तो इतना मैं गिटार प्ले कर लेता था कि अगर मुझे अपनी क्लासेस के लिए अगर इसको भी रखना पड़ा साइड पे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक 4 साल का टाइम पीरियड, एक एजुकेशनल टाइम पीरियड जो आपका है, उसमें अगर आप उसके साथ ना इंसाफ़ी करें तो ये भी गलत चीज़ है। तो इंसाफ तो दोनों चीज़ों के साथ होना चाहिए, दोनों एजुकेशन के साथ हम सोच सकते हैं कि निज़ामी साहब जल्दी ड्रॉप आउट नहीं अल्लाह ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बोला ना कि मैं पढ़ाई को साइड पर रख सकता हूँ। नहीं, मैंने बात है कि मैंने कहा दोनों जो है ये दोनों एक अलग स्टडीज़ हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे कि कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जिसके बगैर आप समझते हैं कि मैं जिंदा नहीं रह सकता। एक ऐसी चीज़ नहीं, कोई एक होती है जो होती है नहीं, जिस चीज़ की आप बात करें वो चीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लाइफ में नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली फैमिली, पेरेंट्स, ये एक ऐसी चीज़ है, आपकी एक प्रीशियस चीज़ है जिसके बगैर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते आप रहेंगे। और आपका तो फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है कि आप उनके साथ ही जुड़ के रहेंगे। बहुत अटैचमेंट है मेरी मदर के साथ, मेरे फादर के साथ मेरी इतनी अटैचमेंट है। क्या सबसे पहली प्रायोरिटी तो मेरी ये है, और मुझे अक्सर डर लगता है कि अगर मुझसे कोई पूछेगा आपके पेरेंट्स को आपसे दूर किया जाए, तो पहली तो मुझे इस चीज़ का डर लगता है कि पहली चीज़ ये जिसको मैं जो ना छोड़ते हुए या दूर होते जिससे मैं डरता हूँ। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली मैं लव में म्यूज़िक, जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता। अच्छी प्रायोरिटी, ठीक है। मतलब CS को हम 3rd में रख सकते हैं। ये तो एजुकेशन यार सच बताएं तो एजुकेशन में इतने नहीं है, लेकिन ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अल्लाह पाक का करम इतना है कि चल रही एजुकेशन भी, लास्ट ईयर चल रहा है डिग्री का भी, तो होपफुली इंशाल्लाह भी अच्छा निकलेगा। आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। हमारी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। अच्छा, कोई आपका फेवरेट सिंगर जिसको आप फॉलो करते हो? मतलब हर बंदा हर किसी को फॉलो करता है अपनी लाइफ में किसी ना किसी एस्पेक्ट से। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, मतलब किसी प्रोफेशन में है, तो आप किसी ना किसी को फॉलो करते ही करते हैं। मतलब होता है हर एक। एग्जैक्ट। तो म्यूजिक में आप किसको फॉलो करते हैं? क्लासिकल म्यूजिक की आप बात करें तो ओवरऑल भी मतलब होता है ना, ओवरऑल मैं आपको हर स्टेजेस के हिसाब से बता देता हूँ, क्योंकि म्यूजिक तो एक जॉनर का नहीं है, अलग है क्लासिकल, पॉप, रॉक। तो रॉक म्यूजिक तो मैं इतना नहीं सुनता, पॉप, सेमी क्लासिक और क्लासिक, इन 3 चीज़ों के गिर्द ही मेरी ज़िंदगी गुजरी है। तो इन्हीं से मैं रिलेटेड आपको बता देता हूँ। क्लासिकल म्यूज़िक में अगर आप कहें गज़ल गायकी में, तो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए काफ़ी खिदमत दी हैं। तो नो डाउट मेरी जो है ना आइडियल जिसे आप कहेंगे क्लासिकल गज़ल गायकी में, तो मैं ये जो ना हमारे उस्ताद मेहदी हसन खान साहब को कहूँगा। और इनके अलावा अगर आप कहें तो क्लासिकल गायकी में आते हैं ठुमरी, अस्ताई हैं। तो इसमें अगर कहें तो बड़े गुलाम अली ने काफ़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं म्यूज़िक के लिए उन्होंने, तो वो भी मेरे क्लासिकल म्यूज़िक में उनको भी मैं जो अपना आइडियल मानता हूँ कि इनको भी सुनना मुझे अच्छा लगता है। तो अब हम बात करते हैं पॉप म्यूज़िक में। तो पॉप म्यूज़िक में तो मोहम्मद रफ़ी, पुराने 70s की आप बात करें तो मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, इन्होंने बहुत अच्छा एक टाइम पीरियड अपना एक पॉप म्यूज़िक की बुनियाद वो रख के गए हैं कि उन्होंने बताया कि पॉप म्यूज़िक क्या होता है। लेकिन सेमी क्लासिक में भी उन्होंने, क्लासिक में भी उन्होंने तो अपने आपको हर फील्ड में मनवाया। वो वर्सटाइल सिंगर थे। लेकिन पॉप म्यूज़िक में अगर 70s की बात की जाए तो किशोर कुमार और रफ़ी, और अगर आप आजकल के कहें तो सोनू निगम और अरिजीत सिंह। और वैसे मैं पर्सनली बताऊँ तो गिटार सीखना मैंने स्टार्ट किया आतिफ असलम की वजह से ही, तो मैं उनको भी एडमायर करता हूँ कि उनकी वजह से भी मैंने जो ना
तो आतिफ असलम, सोनू निगम और अरिजीत सिंह मेरे पर्सनली फेवरेट जो हैं, जिनको मैं पॉप म्यूज़िक में समझता हूँ। क्वेश्चन आंसर तो चलते ही रहेंगे और गाने भी आपसे बहुत सुनने हैं, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं आज आपको। तो एक लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद आते हैं और इनसे मज़ीद गाने सुनेंगे और मज़ीद सवालात करेंगे। स्टे ट्यून्ड गाइस। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो जिस तरह से बात हो रही थी निज़ामी साहब से गानों के म्यूज़िक के बारे में, और ताबिश और भी गाने सुनने हैं, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर से गाने सुनें। अपनी फरमाइश से सुने या इन्हीं की से सुने? देखें, पहले इनको मौका देते हैं, फिर अपनी फरमाइश भी सुनेंगे। आखिरी गाना अपनी फरमाइश से सुने। जी जी, वो मैं बताऊंगा, वो हम लोग साथ मिल के गाएंगे। नहीं, वो मैं बताऊंगा कौन सा। ठीक हो गया। तो निज़ामी साहब एक गाना और जो है ना व्यूअर्स को, ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा। आसमां ढूंढे तेरी ज़मीं मेरी, हर कमी को है तू लाज़मी। ज़मीं पे ना सही तो आसमां पे आ मिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल मना के तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है। जीने का कोई दूजा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है। तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूँ, चाहे तो रहना तू बेखबर। मोहताज मंजिल का तो नहीं है ये एक तरफा मेरा सफर। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी मेरी, हर कमी को है तू लाज़मी। अधूरा हो के भी है इश्क मेरा कामिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल। अगर आपको बॉलीवुड वाले बुलाते हैं, बुलाएंगे? मैं आगे बात करूंगा, पहले बताएं, लगता है बुलाएंगे? पहले अपनी कंट्री के लिए तो कुछ मैं करूं, फिर आगे भी देखेंगे। ऐसे भी बुला सकते हैं, किस्मत का क्या पता है। मैंने इन्होंने कहा लक है। अगर आप ऐसे घर में पैदा हो सकते हैं जिधर 6 बच्चे 6 के 6 इतना अच्छा म्यूजिक बजाते हो, गाते हो, ठीक है, और एक फैमिली बैकग्राउंड म्यूजिक से आए, और फिर आप ये भी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बॉलीवुड वाले भी बुला सकते हैं। क्यों नहीं बुला सकते? इतनी लक काम कर सकती है, थोड़ा सा आगे और चले जाते हैं। अगर चाहूँगा कि ये जाएं, आगे जाएं, लेकिन अपने पाकिस्तान की म्यूजिक को आगे लेके जाएं। यही क्वेश्चन मैं उनसे करने वाला था, लेकिन जो आपने कर दिया, इसीलिए कहते हैं ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं अच्छे थे। तो क्या आप काम करेंगे उनके साथ और पाकिस्तान को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? अल्लाह ने मुझे जो टैलेंट दिया है, पहली बात तो मैं उस टैलेंट के ज़रिए ही अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँगा। शायद यही चीज़ जो है ना अल्लाह ने मुझे दी है, तो इसी के ज़रिए जो है ना मैं अपने
कंट्री को प्रेजेंट करूँगा अपने म्यूज़िक के ज़रिए ही, चाहे वो इंटरनेशनली हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे कहीं भी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म मिले। मेरा अपना फर्ज बनेगा मैं अपने टैलेंट के जरिए अपनी कंट्री को प्रेजेंट करूं कि जी मैं पाकिस्तानी हूं और ये पाकिस्तानी हमारे पाकिस्तान के थ्रू जाए। बिल्कुल अच्छी बात है। और एक क्वेश्चन और आपसे बस करूंगा क्योंकि शो का टाइम भी कम है, जो जितनी भी यूथ है, मतलब इतने ज़्यादा लड़के मैं देखता हूँ गाना गाते हैं बहुत अच्छा, जैसे मैंने पहले बात की कि किस तरह से वो मतलब गाते हैं और बजाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? मतलब जो एक माना कि हमारी कंट्री में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म इतने नहीं है कि जिधर हम आके परफॉर्म कर सकें, या मतलब तो मेजर सिटीज़ में आपको हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं, तो क्या मैसेज आपका यूथ के लिए जो स्ट्रगल करती है और जिसके पास टैलेंट है करने का, उसके लिए क्या मैसेज है आपका? मैं उनको मैसेज ये दूंगा कि इंसान को दिल अपना छोटा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने जब आपको एक आर्ट दिया तो अल्लाह उस चीज़ का एक वसीला भी आपको देगा जो उस आर्ट को ऊपर लेके जाएगा। अपनी नेक नीयती रखें अपने आर्ट के साथ, लोगों के साथ, इंसानों के साथ, क्योंकि इंसानियत जब आप में होगी तो ऑब्वियसली अल्लाह पाक आपको एक मकाम देंगे। तो पहले अच्छा इंसान बनना सीखें। मैं हमेशा हर शो में जिधर भी मैं जाता हूँ मैं बात ये ज़रूर करता हूँ, आर्टिस्ट बनना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अच्छा इंसान बनना, जो बहुत कम लोग बनते हैं। तो पहले एक अच्छा इंसान बनना सीखें, अपने आर्ट को लेके चले नेक नियति के साथ, उसके साथ उसका एक हक अदा करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ऐसा मौका भी ज़रूर देंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि अल्लाह पाक अपने नेक लोगों को कभी नीचे तो नहीं रखते, मौका ज़िंदगी में मिल ही जाता है, बस ये उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, इनको उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह पाक कोई ना कोई वसीला बनाएंगे। आर्ट अल्लाह ने दिया तो अल्लाह उसका कोई ना कोई वसीला बनाएंगे जो आपको ऊपर लेके जाएगा। तो म्यूज़िक करना कभी ना छोड़ें इस आर्ट को। तो जाते जाते हमारे शो के लिए कुछ अच्छे अल्फाज या जो जिस तरह आपने फील किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये मैं वैसे एक नहीं क्या आप लोगों के साथ शो कर रहा हूँ तो आपको बात बोल रहा हूँ, ये मैं दिल से बात बोल रहा हूँ। आप लोगों के साथ शो किया माशाल्लाह अच्छा लगा, काफ़ी हमने एक इंटरेक्टिव हमने अपने जो ना इस पॉइंट को रखा है और बात की है हमने आपस में, एक फ्रेंडली माहौल में हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, अपने कल्चर्स को। तो टाइम कम है, जाहिर सी बात है, म्यूज़िक तो एक ऐसी चीज़ इसके ऊपर जितनी बात की जाए वो कम। तो उसके हिसाब से मैं यही कहूँ कि आपको मेरी दुआएं बहुत ज़्यादा कि अल्लाह पाक आप लोगों के शो को मज़ीद आगे चार चांद लगाए आपके शो को। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में फिर अगर मौका मिला तो ज़रूर आपके शो में आना चाहिए, आप लोगों के साथ ज़रूर मुलाकात होगी फिर दोबारा और आपके शो में ज़रूर परफॉर्म करेंगे। ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी। थैंक यू सो मच निज़ामी साहब, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, ठीक है, अपना वक्त निकाल के हमारे शो अटेंड करने के लिए। और इंशाल्लाह तो हम भी कोशिश करेंगे मज़ीद सिंगर्स को बुलाया जाए, और एक ये हम भी चाहते हैं कि हमारा ये शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिधर से लोग आए, ज़्यादा ना तो कुछ मतलब थोड़ा सा कुछ बता सकें कि यार हम परफॉर्म कर सकते हैं, और टैलेंट को बेसिकली प्लेटफॉर्म है बिल्कुल जिधर आप अपने टैलेंट को दिखा सकें। एक आगे ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों का, मुझे दिल से इस चीज़ की खुशी है क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ एक आर्टिस्ट की फीलिंग क्या होती है जब प्रमोशंस ना मिले। तो बिल्कुल यही चीज़ बेसिकली देख के ये शो एक स्पेशल म्यूजिक पे मैंने आपको बताया था हम रखेंगे कि जो जितने भी आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में इधर कोई बैठा गा रहा है, कोई उधर बैठा गा रहा है, तो अब एटलीस्ट ये एक प्लेटफॉर्म होगा, आप इधर आके गाएं, इधर आके व्यूअर्स को, दुनिया को दिखाएं, व्यूअर्स हैं उनको आप दिखाएं यार कि इतना टैलेंट है हमारी इस यूनिवर्सिटी में, तो सोचें कि इस सिटी में कितना होगा और पूरे पाकिस्तान में कितना होगा। जब आपके पास BUTV अपनी यूनिवर्सिटी में, अपनी यूनिवर्सिटी का एक क्यों ना हम उसको, मेरे ख्याल से 8000 स्टूडेंट होगा इस यूनिवर्सिटी में, है ना? बिल्कुल। अगर 8000 स्टूडेंट्स में से इतने स्टूडेंट्स हैं कि देखिए हम पूरा एक शो रख सकते हैं, तो हमारी पूरी कंट्री में 22 करोड़ के करीब आबादी अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है, तो उसमें कितना टैलेंट होगा। तो अभी भी हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में टैलेंट नहीं है। नहीं, टैलेंट बहुत है हमारे। मेरा यही पॉइंट था इस शो को लेके कि बेसिकली हमारे मुल्क में मेरे मुताबिक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिधर हम उस टैलेंट को शो करा सकें। देखिए एक चीज़ मैं पॉलिश कर सकते कहूँ, क्या प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं तो हमने एक चीज़ सीखी कि प्लेटफॉर्म नहीं है, मुल्क में प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म कौन बनाता है? ऑडियंस होती है जो सुनने वाली होती है। तो इस ऑडियंस को ही, हमारी ऑडियंस को ही चाहिए, हम अपने आर्टिस्ट को इतना प्रमोट करेंगे प्लेटफॉर्म्स की, उसको और किसी की जरूरत ना पड़े अपनी कंट्री में। बिल्कुल यही बात मैं कर रहा था कि इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमने एटलीस्ट अपने लेवल तक एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लोगों को कि चलें आप आएँ करें। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छे अच्छे सिंगर्स लाएंगे और शो को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। और अगर हमारे शो में कोई आना चाहता है तो प्लीज़ हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। और BUTV की तरफ से मैं सोहेल फारूक और मोहम्मद आबिश मकसूद हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक एक अच्छे शो के साथ, नए गेस्ट के साथ आपके पास आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।